सभी लोग जानते हैं एमएसएमई स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो कि एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट MSMED 2006 के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, और जिसका उद्देश्य था कि ऐसी एंटिटीज जो कि प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एवं गुड्स और कमोडिटीज के प्रिजर्वेशन के लिए काम करती हैं, उनको एक अम्ब्रेला के नीचे लेकर आया जाए, उनके विकास के लिए कुछ कार्य किया जाए। लीजिए एक नई इसमें जानकारी मैं आपको दे दूं, जो कि आपने सुना भी होगा। 2 जुलाई 2021 को हमारे मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs ने एक नई पॉलिसी लॉन्च की है, नया ऑफिस मेमोरेंडम लॉन्च किया है, जिसका नंबर और डेट यहाँ डिस्प्ले हो रही है। उसमें रिटेल और होलसेल व्यापारी को भी इंक्लूड कर लिया गया है आपके MSME की डेफिनेशन में। यानी कि अभी तक हम लोग केवल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रिजर्वेशन एवं सर्विस सेक्टर को ही MSME के अंतर्गत कवर करते थे, लेकिन 2 जुलाई 2021 के बाद में लिमिटेड पर्पस ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, यानी कि बैंकिंग से कुछ विशेष लाभ मिल सकें, इस हेतु रिटेल और होलसेल ट्रेडर्स को भी MSME की डेफिनेशन में शामिल कर लिया गया है। जहां तक हम बात करें कि अभी तक MSMEs ने क्या सफर तय किया है भारतवर्ष के अंदर, तो एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा आप लोगों को। अगर हम 2015-16 में नेशनल सैंपल सर्वे 73 राउंड 73rd राउंड की बात करेंगे हम लोग, तो वहां पर 6.3 करोड़ MSME भारतवर्ष के अंदर थे, और आज की बात करें तो लगभग 7 करोड़ MSMEs भारत के अंदर मौजूद हैं, जो कि 6500 से अधिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के अंदर डील करते हैं। हमारे देश की जो सकल घरेलू उत्पाद दर है, GDP है, उसमें लगभग 30% का अंशदान हमारे MSMEs की तरफ से प्रदान किया जाता है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि 100 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था में 30 लाख करोड़ रुपए का योगदान हमारे MSME सेक्टर द्वारा किया जा रहा है। और जहां तक एक्सपोर्ट की बात करें तो 50% एक्सपोर्ट में MSMEs का योगदान है। और रोजगार के ऊपर अगर हम जाएं तो लगभग 11 करोड़ लोगों को MSME ने रोजगार दिया हुआ है, जो कि हमारे पूरे देश के एम्प्लॉयमेंट के 45% के बराबर है। कुल मिलाकर MSMEs ने एक बहुत गहरा स्थान, एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान भारतवर्ष के व्यापार में प्राप्त किया हुआ है, और अब सरकार भी इस ओर विशेष ध्यान दे रही है। निश्चित तौर पर हमें और हम सब मिलकर, हमारे CA फ्रेटर्निटी मिलकर इन सबके विकास के लिए काम करेगी, तो निश्चित तौर पर इससे न केवल MSME का डेवलपमेंट होगा, बल्कि हमारे पूरे भारतवर्ष का डेवलपमेंट होगा। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने कुछ रिलैक्सेशन दिए हैं। मैं यहाँ थोड़ा बताना चाहूंगा आप लोगों को MSME की डेफिनेशन के बारे में। विगत वर्ष 26 जून 2020 को सरकार एक अमेंडमेंट लेकर आई, और उसने MSME को डेफिनेशन चेंज करते हुए नए क्राइटेरिया उसके लिए निर्धारित किए। 26 जून 2020 से पूर्व हमारे यहाँ पर 3 कैटेगरीज थी, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, जिसमें ऐसे मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज जिसमें प्लांट एंड मशीनरी में 25 लाख रुपए से कम का निवेश है, वह माइक्रो कैटेगरी में आते थे। ऐसे एंटरप्राइजेस, ऐसी फैक्ट्रीज, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जहां पर प्लांट एंड मशीनरी में 5 करोड़ रुपए से कम का निवेश है, वह स्मॉल कैटेगरी में आते थे, और जहां 10 करोड़ रुपए से कम का निवेश है वह मीडियम कैटेगरी के अंदर फॉल करते थे। यही सर्विस सेक्टर की बात करें तो यह सीमा 10 लाख, 2 करोड़ और 5 करोड़ रुपए थी। शासन ने कहा कि हमें इसको और बढ़ाने की जरूरत है, हमें इस एरिया को और लार्ज करने की जरूरत है, जिससे कि हम अधिक से अधिक लोगों को MSME के अम्ब्रेला में लाकर उनको MSME के बेनिफिट प्रदान कर सकें। तो देखिए रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन इस प्रकार है। यहाँ पर आप देखेंगे माइक्रो और स्मॉल और मीडियम कैटेगरीज वही 3 रखी गई हैं, लेकिन यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर को मर्ज कर दिया है। यानी कि अब उन्होंने दोनों सेक्टर्स के लिए एक ही डेफिनेशन लॉन्च कर दी है। डेफिनेशन क्या है
कि माइक्रो यूनिट्स वो मानी जाएंगी जहां पर प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए से कम है और टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है। स्मॉल कैटेगरीज के लिए यह लिमिट 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है और टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक, और मीडियम कैटेगरीज के इंटरप्राइज के लिए इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ रुपए और टर्नओवर 250 करोड़ रुपए। इसका क्या अंतर है, माइक्रो स्मॉल मीडियम में क्या कुछ बेनिफिट्स अलग अलग हैं, इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल चिंतित मत होइए कि इसमें यहाँ पर क्या होने वाला है। आप आइए मेरे साथ में, हम देखते हैं आगे जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारे एंटरप्राइज हैं उनको एमएसएमईज के बेनिफिट लेने के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि एमएसएमई विल फाइल उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन इन द उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन with no requirement to upload documents, paper, certificate of proof। यानी कि बहुत सिंपल कर दिया भैया ये तो हमारे लिए कि आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। सिंपल उद्यम रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर आइए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, कोई फीस नहीं है, कोई पेपर नहीं है, वहां पर डिक्लेयर करिए आप कि आप एक एमएसएमई हैं और सरकार आपका एक रजिस्ट्रेशन कर लेगी। कुछ जानकारी वहां पर आपको देनी होंगी, इसमें आपका पैन नंबर भी शामिल है, यदि आपके पास जीएसटी है तो जीएसटी भी शामिल है। केवल आपको वो नंबर डालने होते हैं और कुछ ही मिनटों में आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करने से होगा क्या, होगा ये कि सरकार द्वारा जो एमएसएमई के लिए सहायता प्रदान की जा रही है, सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उस सब का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अपने क्लाइंट्स के लिए आप सबसे पहले उसे उद्यम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोटिवेट करें। जून 2020 तक की अगर मैं बात करूं, जब तक उद्योग आधार एक पुरानी स्कीम लॉन्च थी सरकार की तरफ से जिसमें लगभग 1 करोड़ लोग पंजीकृत थे, लेकिन मैंने जैसा बताया कि 26 जून को गवर्नमेंट कुछ अमेंडमेंट लेकर आई और 1 जुलाई 2020 से उद्यम रजिस्ट्रेशन जिसका मैंने जिक्र किया आपसे, वह लॉन्च कर दिया गया है। और अभी तक मई 16 का मैं डाटा की बात करूं, मई 16 2021 तक, तो लगभग 30 लाख एमएसएमईज ने उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। यानी मैं आपको सरल शब्दों में द्वारा समझाऊं कि पहले सरकार की उद्योग आधार स्कीम थी, सरकार ने उसे अमेंड करके उद्यम रजिस्ट्रेशन स्कीम प्रारंभ की है और 1 करोड़ 2 लाख जो हमारे उद्योग आधार थे उसमें से अधिकतर लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है और वो बन गए हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो आप चेक करा लीजिए, अपने क्लाइंट्स का डाटाबेस चेक करा लीजिए, यदि उनके पास उद्योग आधार है तो उसे उद्यम में कन्वर्ट करा लीजिए। क्यों? क्योंकि 31 दिसंबर 2021 के बाद में, 31 दिसंबर 2021 के बाद में यदि किसी के पास उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो एमएसएमई के होने वाले लाभों से वंचित रह जाएंगे। तो हमें हमारे किसी भी क्लाइंट को इससे वंचित नहीं होने देना है। आप इसके लिए उन्हें उद्यम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उन्हें मोटिवेट करिए। यह एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो हमेशा के लिए है और इस रजिस्ट्रेशन की रिन्यूअल की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, फुल्ली ऑनलाइन, पेपरलेस एंड बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन। No document of proof are required to be uploaded for registering an MSME. Only Aadhaar number will be enough. So guys, it's really a very simple process. आप सभी लोग इसको अवश्य करिए। पैन एंड जीएसटी नंबर अगर आपका है तो आपको मेंशन करना अनिवार्य है और वह गवर्नमेंट डेटाबेस से लिंक हो जाएगा। साथ बात एक और इसमें महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि यदि आपने उद्योग आधार EM पार्ट 2 होता था पहले यूनिट्स के लिए, तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना है ही, बता चुका हूं मैं आप लोगों को। साथ में आपकी कितनी भी एक्टिविटीज हों वो सारी एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत कवर्ड होंगी। यानी कि आप कोई भी एंटरप्राइजेस एक से ज्यादा उद्यम रजिस्ट्रेशन प्राप्त नहीं कर सकती। एक पैन नंबर पर उसको सारी एक्टिविटीज में रजिस्टर्ड करानी है। मैंने बताया आपको कि एग्जिस्टिंग एमएसएमई एंटिटी जो हैं हमारी, उन्हें 31 दिसंबर 2021 से पूर्व उन्हें उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना है। आफ्टर दैट
they will not be able to avail the benefits of MSMEs. ये एक उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का प्रारूप है जो मैंने आपकी एक रेफरेंस के लिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग। क्या स्पेशल बेनिफिट्स हैं MSMEs के लिए, अब उसकी बात करते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे बेनिफिट्स MSMEs को दिए हुए हैं। एक एक करके हम इनके बारे में बड़े विस्तार से और आराम से चर्चा करने वाले हैं आज। सबसे पहले बात करें कोलेटरल फ्री लोन, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इजी लाइसेंसिंग, प्रेफरेंस बाय गवर्नमेंट बॉडीज, बेनिफिट अंडर डायरेक्ट टैक्स लॉज, कंसेशन इलेक्ट्रिक बिल और स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसके बारे में मैं आपको आगे विस्तार से बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, आपको जानकर खुशी होगी कि जहां 2020-21 में MSMEs के लिए 7,572 करोड़ का बजट था, 21-22 में यह बजट बढ़ाकर 15,700 करोड़ रुपए कर दिया। यानी सरकार ने 100% ग्रोथ MSMEs के लिए बजट में दिया है। ये कुछ योजनाओं के नाम हैं जिसके बारे में मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्रेडिट्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस में CGTMSE कवरेज की। आप सभी लोगों ने, ज्यादातर लोगों को सुना होगा कि CGTMSE सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड नाम से एक ट्रस्ट होता है सरकार का, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और सिडबी दो संस्थाओं ने मिलकर बनाया है। इसका उद्देश्य है कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को विदाउट कोलेटरल, विदाउट थर्ड पार्टी गारंटी 2 करोड़ रुपए तक का लोन प्राप्त हो सके। इसके लिए ये संस्था हमारे बैंकों को गारंटी प्रदान करती है कि भैया कोई नया आपके पास में एंटरप्रेन्योर आ रहा है, नया कोई कस्टमर आ रहा है, आप उससे कोलेटरल मत मांगिए, आप उससे गारंटी मत मांगिए, गारंटी हम देंगे, आप उसको व्यापार करने दीजिए। ये जो है इसके अंदर यहाँ पर उन्होंने ये प्रावधान रखा हुआ है। ये दोनों के लिए अवेलेबल है, यानी कि जो नए MSMEs बनाना चाहते हैं उनके लिए भी अवेलेबल है, और साथ में जो एस्पायरिंग, जो एग्जिस्टिंग हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो पहले से यूनिट चला रहे हैं, कोई नया लोन लेना चाहते हैं बैंक से, उनको भी ये लाभ प्राप्त हो सकता है। कंडीशन एक ही है इसमें कि प्रोजेक्ट शुड बी वायबल। बैंक उस प्रोजेक्ट की स्टडी करेगा, अगर उनको वायबल लगता है प्रोजेक्ट, तो वह इस स्कीम का लाभ आपको प्रदान कर सकता है। हाइब्रिड सिक्योरिटी, अभी गवर्नमेंट ने इसमें हाइब्रिड सिक्योरिटी का ऑप्शन लाया है। बैंकों को चिंता ये होती थी कि भैया हमने लोन दे दिया, लेकिन लोन देने के बाद में यदि पार्टी ने अच्छे से काम नहीं किया, लोन डूब गया, तो हमारी रैंकिंग, हमारी मार्किंग पर दिक्कत आएगी। तो उसको देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने एक हाइब्रिड सिक्योरिटी का ऑप्शन लेकर आए हैं कि आप कुछ पार्ट आप CGTMSE से कवरेज कर लीजिए और कुछ पार्टी से आप गारंटी ले लीजिए। ये क्या है हाइब्रिड सिक्योरिटी, इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। गारंटी कवरेज, गारंटी कवर मींस मैक्सिमम कवर अवेलेबल पर एलिजिबल बोरोवर ऑफ द अमाउंट इन डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंडेड बाय द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। अभी हमने समझा कि CGTMSE स्कीम के अंतर्गत अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक की गारंटी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। इसमें क्या कोई कैटेगरीज हैं? जी हाँ, कैटेगरीज हैं। यदि आप किसी RRB से लोन लेते हैं, किसी रीजनल रूरल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, तो सरकार गारंटी आपको केवल 50 लाख रुपए के लोन तक देगी। अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास जाते हैं तो सरकार केवल 50 लाख रुपए तक की लोन की गारंटी ही लेगी। इससे अधिक का अगर आप लोन लेते हैं तो आपको शेष अमाउंट के लिए बैंक को उपयुक्त गारंटी प्रदान करनी होगी। आप MSE रिटेल ट्रेड की बात करते हैं, आप रिटेल ट्रेडर हैं, उसमें काम कर रहे हैं, तो 1 करोड़ रुपए तक की गारंटी ही सरकार प्रदान करेगी। और जो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, चाहे आप फंड बेस्ड लें या नॉन फंड बेस्ड लें, जो कि आपको शेड्यूल कमर्शियल बैंक और NBFC अगर प्रदान करते हैं, तो 2 करोड़ रुपए तक की गारंटी सरकार इसमें दे सकती है।
अब आगे चलते हैं हम लोग देखने के लिए कि कितना परसेंट तक सरकार गारंटी देगी और कितना परसेंट व्यक्ति को अपनी ओर से गारंटी इसमें ऐड करनी है। सपोज करिए कि मैं 1 करोड़ रुपए का लोन लेने के लिए गवर्नमेंट के पास जाता हूं, बैंक के पास जाता हूं, वो मेरी माइक्रो एंटरप्राइजेस है। तो वहां पर यदि 50 लाख रुपए से ऊपर का लोन है, मैं 1 करोड़ के लोन के लिए गया हूं, तो मुझे 75% ऑफ अमाउंट डिफॉल्ट, मैक्सिमम ₹150 लाख, यानी कि 1 करोड़ रुपए के लोन के लिए मुझे मैक्सिमम 75 लाख रुपए की गारंटी CGTMSE के अंतर्गत प्राप्त हो सकती है। 25 लाख रुपए के लिए बैंक कहेगा या तो अपना मार्जिन लेकर आइए या फिर आप हमें गारंटी प्रदान करिए। तो ये एक टेबल है जो आपको रेफरेंस में काम आने वाली है कि 5 लाख रुपए तक का अगर लोन है माइक्रो के लिए तो 85% गारंटी मिल सकती है। 5 लाख से 50 लाख तक का लोन है तो 75% गारंटी दे सकती है, और 50 लाख से 2 करोड़ का लोन है तो 75% गारंटी दे सकती है। महिलाओं के लिए 80% है, अन्य के लिए 75% है। तो एक आप मोटा मोटा समझें तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने 75% गारंटी का प्रावधान रखा हुआ है। इसको छोड़ दें, छोटी कैटेगरी को तो हम लोग 25% के लिए या तो हम अपना मार्जिन लगाएंगे या अपनी तरफ से गारंटी हम बैंक को प्रदान करेंगे। MSE रिटेल ट्रेड, हम MSE रिटेल ट्रेड की बात करें, चूंकि ट्रेडर को शामिल कर लिया गया है, तो यहां पर गवर्नमेंट ने रखा है मैक्सिमम 50% ऑफ अमाउंट डिफॉल्ट, यानी कि 50 लाख रुपए भी इसमें कैटेगरी कैप लगा दिया गवर्नमेंट ने। हम 50 लाख रुपए से अधिक नहीं ले सकते। 1 करोड़ का लोन है तो 50 लाख रुपए तक ही हम CGTMSE कवरेज प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों के यदि कोई प्रश्न हो इस संबंध में तो आप लोग चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसके अंदर मैं आपको अपने हिसाब से सही उत्तर आपको प्रदान कर सकूं। हो सकता है कि ये मैं आपको जो उत्तर हैं आपके साथ साथ में दे पाऊं, और या फिर प्रोग्राम एंड होते समय क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं आपको इन सब चीजों जी। मैं कंटिन्यू करूं? शैल आई कंटिन्यू? नहीं, मैं तो कुछ और समझ। सर एक क्वेश्चन कर सकता हूं? जी जी प्लीज प्लीज। सर ये पूछ रहा था, जैसे आपने बताया कि रजिस्ट्रेशन दोबारा करना पड़ेगा उद्यम रजिस्ट्रेशन में जी, जो उद्यम आधार का था, तो क्या ओल्ड यूनिट को भी करना पड़ेगा? बिल्कुल। जो पहले उद्योग आधार में पंजीकृत थे उनको माइग्रेट करना होगा उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर, कंपलसरी है। 31 दिसंबर 2021 का इसका लास्ट डेट है। दे विल हैव टू बी माइग्रेट कंपलसरी। जितने भी मतलब पुरानी यूनिट्स हैं जी सबको माइग्रेट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। इसी लाइन में एक और क्वेश्चन है जी। जब कन्वर्जन कर रहे हैं सर, 2-3 केस में मैं कन्वर्जन करने की कोशिश कर रहा था, तो उसमें नीचे आकर एक एरर या फिर एक वो आया था, ट्रांजैक्शन लॉग फॉर डाटाबेस MSME_UA इज फुल ड्यू टू लॉग बैकअप, और वो आगे ओटीपी का ऑप्शन, मतलब ओटीपी ही जनरेट नहीं होता है। देखिए वो वहां से आपका एक डाटा बैकअप ले रहे होंगे उद्योग आधार से, तो कुछ टेक्निकल ग्लिचेस निश्चित तौर पर इस समय हम देख पा रहे हैं। इनकम टैक्स भी बड़ा फेस कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं जो ओवर द टाइम ठीक कर लेगी गवर्नमेंट इनको, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और ये बिल्कुल आप इसका लाभ ले पाएंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। मैं कंटिन्यू करता हूं सर आपको कि क्या ये जो हमें CGTMSE स्कीम का लाभ है, क्या ये लाभ हमें सरकार बिना किसी चार्ज के देती है या इसका हमें कोई चार्ज पे करना होता है? प्रश्न ये आता है लोगों के मन में। मान लीजिए मुझे एक यूनिट लगानी है, मुझे बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन लेना है। मैं बैंक के पास गया, बैंक के पास जाके मैंने निवेदन किया कि सर मुझे 1 करोड़ रुपए का लोन दे दीजिए, मुझे एक यूनिट लगानी है। तो बैंक ने कहा ठीक है भाई, आपको लोन दे सकते हैं, आपको गारंटी देनी होगी और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 9%। लेकिन मैंने उनसे निवेदन किया कि मेरे पास भैया देने के लिए आपको गारंटी नहीं है, केवल जिस जमीन पर मैं प्रोजेक्ट लगा रहा हूं वो मैं एज ए प्राइमरी सिक्योरिटी आपको प्रदान कर सकता हूं। बैंक ने कहा ठीक है भाई, आपका प्रोजेक्ट वायबल है, आप अच्छे व्यक्ति हमें दिखाई देते हैं प्रकाश जी, तो आपको हम लोन तो दे सकते हैं, बट हम आपसे CGTMSE कवरेज करेंगे। मैं भी शहर तैयार हो गया, ठीक है भाई,
अच्छी बात है, यदि मुझे बिना गारंटी के अगर लोन मिल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन बैंक ने ये बताया कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको गारंटी फी अपफ्रंट देनी होगी, यानी कि आपको बैंक इंटरेस्ट के अलावा सीजीटी में ऐसी स्कीम के जो चार्जेस हैं वो पे करने होंगे। अब वो चार्जेस कितने थे, मैंने जब उनसे इंक्वायरी की तो मालूम पड़ा कि ये स्लैब है। इसे आप देखिए कि 5 लाख रुपए तक का यदि आपका कोई क्रेडिट फैसिलिटी है तो 1% प्लस रिस्क प्रीमियम, यानी कि इतना 1% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा प्लस रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम क्या होता है इसके बारे में आपको अगले स्लाइड में बताने वाला हूं। 5 लाख से 50 लाख रुपए तक का यदि आपका लोन है तो ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगी 1.35% प्लस रिस्क प्रीमियम, और ये है वुमेन एंटरप्राइजेस के लिए, अदर्स के लिए हो जाएगी 1.5%। अगर 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक के दी लोन है तो ये चार्जेस हो जाएंगे आपके 1.80% प्लस रिस्क प्रीमियम, यानी कि आप ये मान के चलिए लगभग 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा होने वाली है यदि आप अपनी कोलेटरल गारंटी बैंक को प्रदान नहीं कर रहे हैं। और रिटेल ट्रेड के लिए यह है 2% प्लस रिस्क प्रीमियम। तो ये चार्जेस हमें एनुअल गारंटी फी के रूप में देने होंगे, ये वन टाइम चार्जेस नहीं है। हर साल आपके बैंक स्टेटमेंट में ये चार्जेस जुड़कर आपको मिल जाएंगे। ये गारंटी फी क्या हर साल स्थिर रहती है या बार बार कैलकुलेट होती है? तो जी हाँ, इसका कैलकुलेशन करने का तरीका है, मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। जो एनुअल गारंटी फी है वह है फर्स्ट ईयर में ऑन द गारंटी अमाउंट, जितने अमाउंट की गारंटी सरकार प्रदान कर रही है वह इस पर आपसे चार्ज करेगी, और रिमेनिंग टेन्योर, बचे हुए जो आपके साल हैं, बचे हुए आपका जो पीरियड है उसमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर कैलकुलेट होगा। इसे ऐसे समझें कि यदि मैंने फर्स्ट ईयर में 1 करोड़ रुपए का बैंक से लोन लिया है तो मुझे 1 करोड़ रुपए के ऊपर ये गारंटी फी पे करनी होगी। और मान लीजिए मेरा लोन 7 साल का है, अगले वर्ष जब मैं पहुंचा तो मेरा लोन लग गया 90 लाख रुपए का, तो रिमेनिंग टेन्योर में मुझे 90 लाख रुपए के लिए देनी होगी, और अगले साल जो भी बैलेंस बचेगा उसके ऊपर मुझे ये AGF एनुअल गारंटी फी देनी होगी, यानी कि हर साल घटते हुए बैलेंस पर ये लगेगी। टर्म लोन के केस में इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग कैपिटल केस में कैसे करेंगे, इसको बताना चाहूंगा आप लोगों को कि 31 दिसंबर को जो भी टर्म लोन में आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा उसके ऊपर यह फीस कैलकुलेट की जाएगी। और वर्किंग कैपिटल लिमिट की बात करूं तो कैलेंडर ईयर, यहां पर मैं बात फाइनेंशियल ईयर की नहीं करूंगा, बात करूं कैलेंडर ईयर की। कैलेंडर ईयर में जो पूरे साल में मैक्सिमम पीक रहा होगा आपकी वर्किंग कैपिटल का, उस पीक के ऊपर ये एनुअल गारंटी फीस कैलकुलेट की जाएगी। तो ये इसके नियम हैं जो हम सब लोगों को फॉलो करने होते हैं। वहां रिस्क प्रीमियम की बात आई थी। रिस्क प्रीमियम होता है एनपीएस और क्लेम पे आउट रेशियो के रूप में, कि बैंक का एनपीए परसेंटेज क्या है उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में, जिस पोर्टफोलियो में आप लोन लेने आए हैं उस पोर्टफोलियो के अंदर बैंक का एनपीए परसेंटेज क्या है, और बैंक का साथ में जो ट्रस्ट है उसका क्लेम पे आउट रेशियो क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए ये हमारी जो प्रीमियम है ये कैलकुलेट की जाती है। तो ये रहा आपका बात रही आपकी CGT-MSE की। इसमें मैं समझता हूं कि मैं शायद आप लोगों को समझाने में सरल भाषा में कामयाब रहूंगा। फिर भी किसी को कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करता हूं। अगली आपको योजना के बारे में बताना चाहूंगा MSMEs के लिए, ये है PMEGP। अधिकांश लोगों ने सुना होगा। इस योजना के कुछ बहुत सरल भाषा में ये तो योजना है, मैं बता देता हूं आपको जल्दी। PMEGP 2008 में गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, और ये केवल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर यूनिट्स के लिए अवेलेबल है, ट्रेडिंग सेक्टर्स में परमिसिबल नहीं है। तो ये अपने को देखना होगा, केवल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लोग इसका लाभ ले सकते हैं। इसमें कोई इनकम सीलिंग नहीं है, यानी कि किसी व्यक्ति के ITR कितने ही भरे हों। कई बार कंडीशन ये होती है कि गवर्नमेंट स्कीम्स केवल उन लोगों को मिलती है, उन बेनिफिशियरीज को मिलती है
जो बिलो इनकम क्राइटेरिया में हैं या जिनके आईटीआर अच्छे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आपके आईटीआर कितने भी अच्छे हो सकते हैं, बैंक उसको अप्रिशिएट करेगी और आपको इस पीएमईजीपी योजना का लाभ मिल सकता है। इसमें मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ये 25 लाख रुपए। जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरीज के अंदर इसमें सब्सिडी जो है वह है 25% इन रूरल एरियाज एंड 15% इन अर्बन एरियाज। इसे ऐसे समझें कि यदि किसी ग्राम पंचायत के अंदर आप प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, जहां पर ग्राम पंचायत है, सरपंच का जहां पर आपका क्षेत्र आता है, वहां पर प्रोजेक्ट लगाएंगे तो आपको 25% अनुदान मिलेगा, और जहां पर नगर पालिका, नगर निगम ये आ जाते हैं, वहां पर आपको इसमें 15% का अनुदान प्राप्त होगा। स्पेशल कैटेगरी के लिए अनुदान ज्यादा है, SC ST OBC, वुमन मतलब जनरल वुमन, माइनॉरिटीज, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड, इन सब के लिए 35% अनुदान की इसमें पात्रता है। यह है रूरल एरियाज में, और अर्बन एरियाज में है 25% सब्सिडी। अगर 25 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, मान लीजिए इसमें 25 लाख रुपीस का, और यदि कोई व्यक्ति महिला के नाम से, वुमन के नाम से ये प्रोजेक्ट लगा लेता है, ये हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, हमारे पास आते हैं, हम लोग प्लानिंग करते हैं और उसको हम प्रोजेक्ट सजेस्ट करते हैं रूरल एरिया में लगाने के लिए, तो 35% का लाभ, 35% का लाभ उसको जो है प्राप्त हो जाता है। यानी कि 8,75,000 रुपए, 25 लाख का अगर हम कैलकुलेट करेंगे, वो इसके अंदर 8,75,000 रुपए की सब्सिडी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। एलिजिबल पर्सन्स इसमें हैं MSMEs हमारी, इंडिविजुअल्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप, रजिस्टर्ड सोसाइटीज, प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, चैरिटेबल ट्रस्ट, ये संस्थाएं हैं जो इसका लाभ ले सकती हैं। तो निश्चित तौर पर हम अपने क्लाइंट्स को इसके लिए मोटिवेट कर सकते हैं। कुछ एलिजिबिलिटीज हैं इसमें। इंडिविजुअल के लिए कम से कम 18 वर्ष की एज होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्लास 8 है इसमें, न्यू प्रोजेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर में होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है कम से कम 10 लाख रुपए का होना चाहिए, 10 लाख से 25 लाख रुपए तक, और जो सर्विस सेक्टर है वह कम से कम 5 लाख रुपए का यूनिट होना चाहिए इसमें, और प्रोजेक्ट जो मैक्सिमम रेंज है वह है 25 लाख रुपए। ये मैंने आपको अभी तक CGT MSE कवरेज और PMEGP के बारे में जानकारी दी है। यहाँ तक यदि कोई कुछ पूछना चाहे, कोई प्रश्न हो किसी के मन में, पूछ सकता है, नहीं तो फिर मैं अगले स्कीम की तरफ प्रोसीड करूंगा। Shall I go ahead? आवाज जी? यस सर। अभी तक ठीक चल रहा है? Am I audible properly and यस सर, एब्सोल्युटली ओके, टोटली फाइन। तो दोस्तों अब लीजिए एक नया बड़ा अच्छी ये योजना है। आप में से कई लोग जानते होंगे, कई लोग नहीं जानते होंगे। आप समझ लीजिए इसको, क्योंकि यस देयर सम क्वेरीज, आई थिंक समबडी हैज रेज्ड द हैंड। यही चलिए, कोई नहीं, हम आगे ले लेते हैं क्वेरीज को। डिस्ट्रेस्ड असेट फंड, सबऑर्डिनेट फंड फॉर स्ट्रेस्ड MSMEs, क्या है ये? बड़ी गौर से, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं सुनने के लिए, क्योंकि ये स्कीम बस बंद होने वाली है। आज हम बैठे हैं जुलाई के अंदर, ये स्कीम 30 सितंबर 2021 को बंद हो जाएगी। यदि आपकी कोई क्लाइंट हैं जो स्ट्रेस्ड MSMEs हैं, स्ट्रेस्ड का मतलब होता है जो या तो NPA हो चुके हैं या NPA होने की कगार पर हैं, उनके लिए सरकार एक विशेष स्कीम लेकर आई हुई है। तो प्लीज मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कोविड-19 पैंडेमिक में गवर्नमेंट की इस विशेष स्कीम का जरूर लाभ उठाएं। इस स्कीम को लॉन्च किया गया है MSMEs को सपोर्ट करने के लिए, उनको इक्विटी सपोर्ट देने के लिए। और मैंने बताया कि जो अकाउंट या तो NPA हो चुके हैं या ऑन द ब्रिंक ऑफ बिकमिंग NPA हैं, वो इस फंड का लाभ ले सकते हैं। इसमें कौन कौन लोग लाभ ले सकते हैं? सारे MSMEs। कंडीशंस हैं लेकिन कुछ, बॉस आप सुन लीजिए इस कंडीशंस को, कि सबसे पहली बात तो कि अकाउंट आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए 31 मार्च 2018 पे।
यानी कि बैंक ये चेक करेगा कि आपका अकाउंट शुड बी स्टैंडर्ड ऑन एज ऑन 31 मार्च 2018। साथ में आपका जो अकाउंट है वो SMA-2 हो या NPA हो, SMA-2 हो या NPA हो। वो इसके अंदर पात्र होंगे। SMA-2 क्या होते हैं मैं आपको बता दूं शॉर्ट में, SMA-0, SMA-1 और SMA-2 और NPA, ये 4 कैटेगरीज होती हैं। SMA-0 वो अकाउंट होते हैं जो 0 से लेकर 30 दिन के अंतर्गत फॉल करते हैं। SMA-1 30 से 60 दिन के अंदर, SMA-2 60 से 90 दिन के अंदर ओवरड्यू, और 90 दिन से ऊपर हम सब जानते हैं कि अकाउंट NPA हो जाता है। तो SMA-2 अकाउंट है या NPA अकाउंट है 30/4/2020 को, तो ऐसे अकाउंट इस डिस्ट्रेस असेट फंड स्कीम का लाभ ले सकते हैं। प्रोजेक्ट, बस कंडीशन ये है प्रोजेक्ट वायबल होना चाहिए और 18-19-20 के अंदर उसके ऑपरेशंस कंटिन्यू चल रहे हों। ये ऐसे अकाउंट के लिए नहीं है जो फ्रॉड हैं या विलफुल डिफॉल्टर। अभी ये स्कीम जो एक्सटेंड कर दी गई है, ये कर दी गई है 30 सितंबर 2021 तक। क्या है इस स्कीम के अंदर, कितना लाभ मिल सकता है समझ लीजिए। इसमें ऐसे प्रमोटर्स को फंड दिए जाएंगे जो कि स्ट्रेस्ड हैं। स्ट्रेस का मतलब हम समझ चुके हैं पहले ही, जो या तो NPA हो चुके हैं या NPA होने के कगार पर है। इसमें प्रमोटर्स का स्टेक यानी प्रमोटर्स की जो इक्विटी है प्लस डेट, डेट से मतलब है यहाँ पर अनसिक्योर्ड बोरोइंग्स, उन दोनों को मिलाकर जो भी है उसका 15%, और दूसरा मैक्सिमम 75 लाख रुपीज। दोनों में से जो कम हो विल बी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसको आप टी पढ़िएगा, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी एक यूनिट है, 2 करोड़ रुपए का इसके अंदर फंड्स हैं, 2 करोड़ रुपए का लोन है और 1 करोड़ रुपए प्रमोटर कैपिटल लगी हुई है, तो 15 लाख रुपए तक उसके अंदर उसको एडिशनल फंडिंग दी जा सकती है जिससे कि वो NPA से बाहर आ सके। इसमें प्रश्न ये उठता है कि क्या इसके लिए गारंटी देनी होगी, क्योंकि बैंक के पास हम जाते हैं, बैंक से बात करते हैं कि भैया हमें आप ये डिस्ट्रेस असेट फंड दे दीजिए। बैंक कहेगा भैया आप तो पहले NPA चल रहे हो या NPA होने के कगार पे हो, इस बात की क्या गारंटी है कि आप ये पैसा जो एक्स्ट्रा हम देंगे उसको वापस कर दूंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने फिर कहा है कि भैया 90% गारंटी कवरेज हम देने को तैयार। यानी कि अगर मान लीजिए 50 लाख रुपए बैंक इसमें किसी यूनिट को फंडिंग करती है तो 90% यानी कि लगभग 45 लाख रुपए तक की गारंटी इसमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और 10% गारंटी प्रमोटर से ली जाएगी, जो पहले से बैंक के अंदर यदि कोई गारंटी रखी हुई है वहां पर उसका चार्ज एक्सटेंशन भी किया जा सकता है। पहले से कोई मकान रखा हुआ है किसी व्यक्ति का, कोई कोलेटरल गारंटी दी हुई है उसने कोई, तो वहां से भी चार्ज एक्सटेंशन करके 10% गारंटी प्रतिपूर्ति की जा सकती है। तो ये एक अच्छा स्कीम है, इसका लाभ आप अपने किसी भी क्लाइंट को दिलवा सकते हैं। सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक इसके अंदर कवर हैं, केवल एक ड्यू डिलिजेंस करेंगे, वो चेक करेंगे वायबिलिटी को, और गवर्नमेंट अन्य इंस्टीट्यूशंस को भी नोटिफाई कर सकती है कि आपको भी ये सुविधा प्रदान करनी है। ये डिपेंड करेगा कि बैंक समय समय पर नोटिफिकेशन के द्वारा अन्य संस्थाओं को इसमें ऐड कर सकते हैं। इस स्कीम का फीचर ये है कि ये जो फंडिंग है प्रमोटर को एज ए इक्विटी प्रदान की जा रही है, यानी कि आपको वापस तो करना है बट बैलेंस शीट में ये एज ए इक्विटी शो होगी और आपका डेट इक्विटी रेशियो से इंप्रूव हो जाएगा। तो ये एक अच्छा इसका फीचर है हमारे पास में। लीजिए, सबसे सुंदर बात, इतनी अच्छी स्कीम मैंने आज तक देखी ही नहीं है किसी भी बैंक की या गवर्नमेंट संस्था की। रीपेमेंट पीरियड 10 साल है भैया, आपको पेमेंट तुरंत नहीं करना है, पहले ही NPA हो, पहले ही स्ट्रेस्ड हो, आपसे हम पहले ही अगर पैसा मांग लेंगे तो आप कैसे दे पाओगे। गवर्नमेंट ने कह दिया कि भैया 10 साल का आप रीपेमेंट दे सकते हो इसके अंदर, और 7 साल का मॉरेटोरियम पीरियड,
यानी कि 7 ईयर्स तक आपको कोई प्रिंसिपल जमा नहीं करना है, केवल इंटरेस्ट जमा करिए। बाकी बचे हुए 3 सालों के अंदर जो भी पैसा दिया है वो किस्तों में आप बैंक को भुगतान कर सकते हैं। और एक और विशेष बात जो मुझे बहुत पसंद आई व्यक्तिगत रूप से, नॉट टू बी होली और पार्टली यूटिलाइज्ड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एनी प्रीवियसली आउटस्टैंडिंग डेट ओवरड्यू। होता यह है कि बैंक के पास हम लेने गए पैसा, बैंक हमसे बोलती है कि भैया ऐसा करो कि पहले से जो ओवरड्यू चल रहा है ना उसमें जमा कर लेते हैं, ये फंडिंग आपको दे देते हैं, लेकिन आप क्या करना, जो पहले से चल रहा है उसमें जमा कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल साफ मना कर दिया गवर्नमेंट ने कि आप होली और पार्टली भी इस पैसे को पुराने आउटस्टैंडिंग डेट और ओवरड्यू के लिए नहीं यूज करेंगे। ये पैसा पूरा आप उसे एज ए इक्विटी आप प्रमोटर को प्रदान करेंगे और प्रमोटर 7 साल तक केवल आपको ब्याज देगा। 7 साल से 10 साल के बीच में केवल आपको इंस्टॉलमेंट के रूप में ये पैसा बना के आपको वापस कर देगा। तो ये स्कीम रही हमारी डिस्ट्रेस्ड असेट फंड, जो कि 30 सितंबर 2021 तक लागू। अब मैं नई स्कीम की बात करूंगा। इसमें यदि किसी का कोई प्रश्न है तो मैं स्वागत करता हूं किसी प्रश्न का। Shall I proceed? आवाज जी? Yes sir. Yes sir. Yes, yes, yes. तो लीजिए एक और नई स्कीम आप लोगों के लिए, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज। हम लोगों में से कई लोगों ने इसको यूज भी किया होगा अभी तक, लेकिन इसमें समय समय पर कई अमेंडमेंट आए। सरकार द्वारा लॉन्च की गई सबसे महत्वाकांक्षी योजना, इसमें 3 लाख करोड़ रुपए का इसके अंदर फंडिंग दी गई कि भैया जो भी एमएसएमईज सफर कर रही हैं टू मीट द ऑपरेशनल लायबिलिटीज टू बाय रॉ मटेरियल, रीस्टार्ट बिजनेस ड्यू टू कोविड-19, उनको देने वाले हम एडिशनल फंडिंग। इसको नाम दिया गया इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS। इसके 4 पार्ट रिलीज हुए। पहला लॉन्च हुआ ECLGS 1.0, फिर 2.0, 3.0 और 4.0। इसके बारे में संक्षिप्त में मैं आपको बताने जा रहा हूं मैं आप लोगों को। Emergency credit line to business MSMEs from bank and NBFCs up to 20% of entire outstanding credit as on 29 फरवरी 2020। यानी कि 29 फरवरी 2020 को जितनी भी आपकी आउटस्टैंडिंग है उसका 20% आपको इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के रूप में प्रदान कर दिया जाएगा, यानी कि आपको फंडिंग दे दी जाएगी। और ये ऑटोमेटिक फंडिंग है, इसमें आपको इसके लिए बहुत कोई प्रयास नहीं करना, केवल बैंक में एक आवेदन देना है। बैंक इस आवेदन के आधार पर आपको ये लोन देने के लिए बाध्य है, बशर्ते कि आप कुछ शर्तों को पूरा करते हैं। ECLGS 1.0 refers to the scheme for providing 100% guarantee to members lending institutions। और इसमें कोई भी कोलेटरल गारंटी आपको नहीं देनी है, 100% गारंटी सरकार इसमें प्रोवाइड कर रही है। कितनी फंडिंग मिलेगी मैंने बता चुका हूं आप लोगों को, 20%। किस अमाउंट का? जो भी अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग हो एज ऑन 29 फरवरी 2020, बशर्ते कि आपकी जो आउटस्टैंडिंग हो वो 50 करोड़ रुपए से कम की रही हो। यानी कि 50 करोड़ रुपए से अधिक का अगर आपके पास फंडिंग है तो वो आप इस स्कीम के अंतर्गत कवर नहीं हो सकते। मेरी बात समझ रहे होंगे। दूसरी बात ये कि आपका अकाउंट इसमें SMA 0 और SMA 1 तो हो सकता है, यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 और स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 तो हो सकता है, बट SMA 2 को इसके अंतर्गत हेल्प नहीं मिलेगी। क्या मतलब हुआ इस वाली बात का भाई? इस वाली बात का तात्पर्य ये हुआ, या तो आपका अकाउंट स्टैंडर्ड हो, या आपका अकाउंट 30 दिन ओवरड्यू हो, या मैक्सिमम 59 दिन तक ओवरड्यू हो। 60 दिन से ऊपर अगर ओवरड्यू हो गया भैया आपका अकाउंट, तो आपको इस योजना के अंतर्गत फंडिंग नहीं होगी। फिर आपको किसमें जाना पड़ेगा? जो पहले मैंने आपको स्कीम बताई थी स्ट्रेस वाली, जो स्ट्रेस में है, तनाव में है MSME, उसके लिए आप जाइए। उसमें आपको 75 लाख रुपए तक की फंडिंग मिल सकती है।
ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है वो स्कीम है ऐसी इकाइयों के लिए जो कि या तो स्टैंडर्ड हैं या SMA 1 तक कैटेगरी में आती है। इसके बाद सरकार ने लॉन्च की ECLGS 2.0, इसका सेकंड वर्जन। इसमें उन्होंने एक कमेटी गठित की, उस कमेटी का नाम था कामथ कमेटी। कामथ कमेटी जो थी हमारी, उस कामथ कमेटी ने 26 सेक्टर आइडेंटिफाई किए जो कि बहुत ज्यादा, जिनके ऊपर प्रेशर था, जो बहुत ज्यादा तनाव में थे, और उन्होंने इसके लिए एक रिपोर्ट पेश की 4 सितंबर 2020 को गवर्नमेंट। उनकी रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए उन 26 सेक्टर्स को और हेल्थ केयर सेक्टर को भी ECLGS स्कीम के अंदर शामिल कर लिया गया। उसमें कंडीशन ये रखी गई कि भैया 50 करोड़ से ऊपर भी हम आपका अगर आउटस्टैंडिंग है तब भी आपको दे देंगे, बशर्ते कि आपकी जो आउटस्टैंडिंग है वो 500 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं हो। यानी कि इन 26 सेक्टर्स के लिए और हेल्थ केयर सेक्टर के लिए वो लिमिट बढ़ाकर 50 करोड़ से 500 करोड़ रुपए कर दी। कंडीशन लेकिन वही थी, 60 दिन से ज्यादा आपका अकाउंट ओवरड्यू नहीं होना चाहिए। फिर सरकार लेकर आई 3.0 स्कीम, जिसमें हॉस्पिटैलिटी, आप सब जानते ही हैं हॉस्पिटैलिटी ने बहुत सफर किया है। होटल्स, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल्स, कैंटीन, ट्रैवल एंड टूरिज्म, लीजर एंड स्पोर्टिंग, सिविल एविएशन, इन सबको भी सरकार ने इस स्कीम के अंतर्गत शामिल करी। और अभी लेटेस्ट वर्जन आया है सरकार का मई 2021 में, ECLGS 4.0, और इसके अंदर उन्होंने कहा है कि भैया ऐसे हॉस्पिटल, ऐसे नर्सिंग होम, ऐसे क्लिनिक, ऐसे मेडिकल कॉलेज, ऐसे यूनिट्स जो लिक्विड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑन साइट ऑक्सीजन प्लांट प्रोड्यूस करने में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए भैया हम फंडिंग करने को तैयार हैं और उनको 2 करोड़ रुपए तक की फंडिंग हम तुरंत दे देंगे भैया 48 आवर्स के अंदर। विद इन 48 आवर्स, सिंगल पेज एप्लीकेशन, केवल आप एक पेज की एप्लीकेशन हमें दीजिए। क्योंकि हम सब ने देखा है कि देश में क्या माहौल बना था, एक भयावहता का माहौल, एक निराशा का माहौल, एक हताशा का माहौल, अपने लोगों को मरते हुए देखा हमने, तो सभी के हृदय हिल गए। सरकार का भी इसके अंदर बहुत जो है, उन्होंने भी एक मानवीयता और संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए स्कीम लॉन्च की कि भैया हम तुरंत देंगे, विद इन 48 आवर्स देंगे, आप केवल आवेदन करिए, कंडीशन अगर आप पूरी करते हैं तो 2 करोड़ रुपए ले जाइए और तुरंत ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट सेटअप कर दीजिए। अब मैंने जैसे बताया आपको कि जैसे हमारा स्ट्रेस वाली स्कीम थी 30 सितंबर 2021 तक, वैसे ही हमारी यह स्कीम भी 30 सितंबर 2021 तक ओपन है। यानी कि यदि हमारी इकाई यूनिट स्टैंडर्ड है या SMA 1 है तो वो इकाई को हम लोग यहाँ पर लाभ दिलवा सकते हैं। तो आप 30 सितंबर तक बैंक से संपर्क कर लीजिए, बैंक की सैंक्शन करा लीजिए और 31 दिसंबर तक आप इसे डिस्बर्स करा लीजिए। कोई गारंटी फी नहीं है, कोई कोलेट्रल नहीं है और इंटरेस्ट की भी कैपिंग कर दी कि ऐसा नहीं किसी को आप 8% लगा रहे हैं, किसी को 9% लगा रहे हैं, किसी को 10% लगा रहे हैं, नहीं जी, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 7.5% तक इंटरेस्ट इसमें कैपिंग कर सकते हैं। प्रश्न आया कि भैया इस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में पैसा हमें वापस कब करना होगा। वापस करने के लिए सरकार ने पहले लेकर आई थी स्कीम कि भैया 4 साल का आपका टेनर रहेगा, मोरेटोरियम रहेगा उसमें 12 मंथ का, बाकी 3 सालों में आपको किस्तों के अंदर इसका पेमेंट करना होगा। तो आपको बता दूं मैं आपको कि अब इस पीरियड को बढ़ाकर कर दिया गया है 5 साल और मोरेटोरियम को बढ़ाकर कर दिया गया 24 महीने। क्यों? क्योंकि इस साल भी कोविड की सेकेंड वेव ने पूरे सिस्टम को, पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को हिला के रख दिया है। हम MSME से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमने जिनको 1 साल पहले लोन दिया था वो आज उस लोन का अदायगी वापस चालू कर दें। तो इसमें उनके लिए 1 साल का मोरेटोरियम और बढ़ा दिया गया। यहां तक मैंने आपसे बात की हमारे CGTMSE के बारे में,
आपसे बात की मैंने, आपसे स्ट्रेस्ड एमएसएमई के बारे में, आपसे बात की इमरजेंसी क्रेडिट फंडिंग के बारे में। अब मैं बात करूंगा आपसे रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन, क्योंकि कई सारे अकाउंट ऐसे हैं जो कि हमें स्ट्रेस में चल रहे हैं, उनके लिए कुछ और एक गवर्नमेंट सर्कुलर लेकर आई है 5 मई 2021 को। अगर आवाज अलाउ करें तो मैं उस स्कीम की तरफ बढ़ूं। 100% सर। धन्यवाद आवाज जी। लीजिए, स्कीम ये है कि 5 मई 2021 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि भैया अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करा लीजिए। रिस्ट्रक्चर यानी कि आपकी कोई इंस्टॉलमेंट्स को आपको कुछ मैनेज कर कम ज़्यादा कराना है, करा लीजिए। आपका कुछ ओवरड्यू अमाउंट है, उसके लिए कोई लोन ले लीजिए। कोई इंटरेस्ट आपका ज़्यादा ओवरड्यू हो गया है, इसके लिए कोई लोन ले लीजिए। तो इस तरह से लोन का रिस्ट्रक्चरिंग कराने के लिए एमएसएमई बोरोवर्स के लिए ये नया सर्कुलर लेकर आई है हमारी आरबीआई। बस कंडीशन ये है कि आपने पहले पूर्व में कभी अपना लोन रिस्ट्रक्चर नहीं कराया। कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करा सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, वो ऐसे लोग कर सकते हैं जिनका 25 करोड़ रुपए से कम ड्यूज हो। तो इसमें बहुत बड़ा सेगमेंट हमारा कवर हो जाएगा। तो ये ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं एक दबाव महसूस कर रहे हैं कि भैया मैं किस्त कैसे दे पाऊंगा, भैया मैं किस तरह से अपने इंटरेस्ट को सर्व कर पाऊंगा, तो आप जाइए बैंक के पास में तुरंत। ये स्कीम भी 30 सितंबर 2021 तक लागू है। आप जाइए और अपने लोन को करा लीजिए रिस्ट्रक्चर। और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है, विदाउट डाउनग्रेडिंग योर अकाउंट। अभी तक आप रिस्ट्रक्चर कराते थे तो आपकी सिविल रिपोर्ट खराब हो जाती थी भाई। आपकी सिविल रिपोर्ट में आ जाता था कि भैया आपने बैंक से सेटलमेंट किया है, आपने खाते को रिस्ट्रक्चर कराया है। लेकिन ये ऐसी स्कीम आई है कि आपका खाता डाउनग्रेड नहीं होगा, आपकी सिविल खराब नहीं होगी, और आप सरकार से आप ये फैसिलिटी लेकर आरबीआई के निर्देशानुसार और अपने लोन को बड़े आसानी से आप रीपे कर सकते हैं। कौन से बोरोस इसके अंदर एलिजिबल हैं बता दूं आपको संक्षिप्त में। भैया एमएसएमई होना चाहिए। आप एमएसएमई हैं कब? 31 मार्च 2021 को। और यदि आपकी यूनिट जीएसटी आपके एप्लीकेबल है तो आपका जीएसटी आपका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। लेकिन यदि मान लीजिए कोई ऐसी यूनिट है जैसे मिल्क का काम कर रहे हैं आप, तो मिल्क के काम में आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, तो वह ऐसी यूनिट्स एग्जेम्प्ट है एमएसएमई जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने से। ये हम समझ चुके हैं कि चाहे भैया आपका फंड बेस्ड लिमिट हो, चाहे नॉन फंड बेस्ड लिमिट हो, चाहे आपकी वर्किंग कैपिटल हो, टर्म लोन हो, कुल मिलाकर कोई भी फंडिंग हो 25 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। कब नहीं होना चाहिए भैया? मार्च 31, 2021 को। एग्रीगेट एक्सपोजर इंक्लूडिंग फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज। और लोन अकाउंट आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए 31 मार्च 2021 को, यानी कि मार्च 31, 2021 को यदि आपका अकाउंट स्टैंडर्ड है, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं कि यार कुछ दिक्कत आ रही है व्यापार में, कुछ अगर थोड़ी फैसिलिटी गवर्नमेंट से बैंक से मिल जाए तो मैं अपनी यूनिट अच्छी चला ले जाऊंगा, तो लीजिए आपके लिए स्कीम आ गई है। इस स्कीम का लाभ उठाइए। 25 करोड़ रुपए तक कल जाइए बैंक के अंदर, बोलिए उससे कि भैया कर दीजिए हमारी रिस्ट्रक्चरिंग विदाउट डाउनग्रेडिंग माय अकाउंट। बस ये है कि आपने कभी पहले अपने अकाउंट को रिस्ट्रक्चर नहीं कराया। ये स्कीम भी मैंने बताया आपको कि रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम शुड बी इन्वोक्ड अप टू 30 सितंबर 2021, यानी कि इसमें भी थोड़ा टाइम है हमारे पास में। हम अपने क्लाइंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। यहाँ पर इन्वोकेशन डेट, इन्वोक जो वर्ड यूज किया गया है, इन्वोकेशन डेट का मतलब क्या है? वो है कि जब बोरोवर और लैंडिंग इंस्टीट्यूशन रेडी हो जाते हैं, आपस में शर्तें तय कर लेते हैं रिस्ट्रक्शन प्रपोजल की, तो वो डेट कहलाती है हमारी इन्वोकेशन डेट। वो होनी चाहिए 30 सितंबर 2021 के पूर्व। अब इसमें एक मजेदार बात कि मान लीजिए 31 मार्च 2021 को तो अकाउंट था मेरा स्टैंडर्ड, लेकिन
उसके बाद 1 अप्रैल 2021 को हो गया वो स्लिप एनपीएम, और अभी डेट ऑफ इन्वोकेशन जो है मेरी वो अभी आई नहीं है। तो क्या मैं भी इस स्कीम का लाभ ले सकता हूं? तो जी हाँ, यदि आपका अकाउंट 31 मार्च 2021 को स्टैंडर्ड था, लेकिन अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में किसी भी कारण से किसी भी डेट को वो एनपीए में स्लिप हो गया, तब भी आप इस स्कीम का लाभ लेकर अपने अकाउंट को रिस्ट्रक्चर करा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। इसका लाभ हम अपने क्लाइंट्स को, अपने वैल्यूएबल क्लाइंट्स को, एमएसएमईज को अवश्य दिलवाएं। ऐसी मेरी आप सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, क्योंकि बहुत से एमएसएमईज बहुत तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, बहुत दिक्कत महसूस कर रहे हैं। तो आप उनसे बात करेंगे, उनको बड़ा अच्छा लगेगा कि हमारे सीए साहब जो है हमें ये जानकारी दे रहे हैं, हमें ये ज्ञान दे रहे हैं कि हम किस प्रकार से अपने अकाउंट को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग किस किस प्रकार से की जा सकती है, इसके बारे में थोड़ा बताया है। आपको एडिशनल लोन उसमें थोड़ा बहुत दिया जा सकता है। इंस्टॉलमेंट, आपका जो ओवरड्यू अमाउंट है उसका इंस्टॉलमेंट बनाई जा सकती है। आपके इंटरेस्ट रेट में रिडक्शन भी किया जा सकता है। आपका मॉरिटोरियम पीरियड है उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके स्टॉक और डेटर्स कम हैं, आपकी जो डीपी है, ड्राइंग पावर है, वो ओवर चल रही है, तो उसके लिए WCTL दिया सकता है आपको, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। और यदि आपका इंटरेस्ट ओवरड्यू है तो फिक्स्ड इंटरेस्ट टर्म लोन, उसका जो ओवरड्यू इंटरेस्ट है उसका भी एक टर्म लोन बनाकर अलग से आपको दिया सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने, बैंकों के सामने। बैठिए बैंक के पास जाकर और इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करिए। ये हमारी स्कीम रही, हमारी जो हमारा रिस्ट्रक्चरिंग वाली। अब मैं अगली स्कीम तक बढ़ता हूं। उससे पहले मैं और बात पूछना चाहूंगा कि कहीं किसी के मन में कोई दुविधा हो, प्रश्न हो अभी तक जो मैंने बताया है तो मुझसे पूछ सकता है, अन्यथा मैं फिर आगे की स्लाइड की तरफ बढ़ता हूं। Shall I proceed? आवाज जी? Yes. इस स्कीम का नाम है दोस्तों, जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है आपकी स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ये है SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। और ये स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से संबोधन करते हुए 15 अगस्त 2015 को हमारे देशवासियों को समर्पित की थी, और 5 अप्रैल 2016 को इसको ऑफिशियली लॉन्च किया था। 15 अगस्त 2015 को उन्होंने घोषणा की थी और 5 अप्रैल 2016 को इसको उन्होंने ऑफिशियली इसको लॉन्च किया। इसमें इन्होंने ये बाइंडिंग दी है कि एक बैंक साल में कम से कम एक वुमेन एंटरप्रेन्योर को और एक SC ST एंटरप्रेन्योर को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच में लोन देगा। और ये लोन ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए होगा। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट यानी कि नए प्रोजेक्ट के लिए होगा। जो पुराने उद्यमी हैं, वर्तमान उद्यमी हैं, उनको तो लोन मिल जाता है। दिक्कत आती है नए एंटरप्रेन्योर्स को, नए महिलाओं को, नए हमारे जो भी उद्यमी हैं उनको। तो उन्होंने लॉन्च किया कि हर एक बैंक को टारगेट दिए गए हैं कि आपको कम से कम 2 केस करने हैं साल में। ज्यादा करना चाहें तो भी स्वागत है आपका। उसमें एक महिला एंटरप्रेन्योर रहेंगी और एक SC ST बोरोवर रहेंगे। सारी शेड्यूल जितनी कमर्शियल बैंक हैं सबको ये टारगेट दिए गए हैं। आप स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर भी आप यहां पर अपना इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? SC ST या वुमेन एंटरप्रेन्योर 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। Loan under this scheme is available for only greenfield project. Greenfield signifies in this context the first time venture of beneficiary in the manufacturing or services or trading sector. यहाँ पर तीनों सेक्टर उन्होंने शामिल इसमें कर लिए हैं। यहाँ पर लोन की खास बात यह है कि कंपोजिट लोन दिया जाएगा आपको 75% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल। यानी कि आपको टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल CC अलग अलग नहीं दी जाएगी, आपको टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल दोनों मर्ज करके प्रदान की जाएंगी, जो कि मैक्सिमम होगा 75% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी लोएस्ट एप्लीकेबल रेट ऑफ द बैंक फॉर दैट कैटेगरी।
ROI will be as per RBI guidelines। तो ये बड़ी सरल सी स्कीम है, ये आप जो है इस स्कीम के अंतर्गत यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एक वेबसाइट है उद्यमी मित्र, उद्यमी मित्र वेबसाइट पे जाके इसके लिए आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जहां तक कोलेटरल गारंटी की बात आएगी तो कोलेटरल गारंटी के लिए वही क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम भी अवेलेबल है। तो बैंक चाहे तो CGTMSE स्कीम के अंतर्गत इसको अवेल कर सकते हैं। तो लोन रिपे करना है वो 7 साल के अंदर करना है, 7 years, और मैक्सिमम मॉरेटोरियम पीरियड है इसमें 18